एक बार जोरदार तालियां। सभी साथी दादा को सुनेंगे, माफी चाहेंगे कि थोड़े पब्लिक जा रहे पर आपका स्वागत है। धन्यवाद मोजालदा साहब। यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि साथी, उपस्थित बहनें, बेटियां, साथ में मेरे युवा साथी, आज का जो कार्यक्रम विश्व आदिवासी दिवस 8 अगस्त ठिकरी में मनाया जा रहा है। उस कार्यक्रम को मनाने के पीछे जो उद्देश्य था वो मेरे से पूर्व साथियों ने कहा, लेकिन मुझे जिस तरह से यहाँ बोलने के लिए बोला गया कि जो है 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के पूर्व संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में आप गए थे, ऐसा मेरा परिचय यहाँ पर हुआ। तो जी सही बात है कि जब दुनिया भर में अलग अलग लोग अलग अलग आंदोलन कर रहे थे, चाहे वो पूंजीपति हो चाहे गरीब आदिवासी हो, सबके अपने अपने अधिकार को लेके लड़ाई चल रही थी। पूंजीपति साम्राज्य स्थापित करने के लिए, पूरी दुनिया के ऊपर राज करने के लिए वो अपना साम्राज्य बिछा रहा था, और उसी में जो है जो गरीब आदिवासी थे, दुनिया भर में रहने वाले आदिवासी, वो उनका विरोध कर रहे थे। तो विरोध के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ, और उसके बाद में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद में भी विरोध आपस में चल रहा था। उसी दरमियान स्पेन, फ्रांस, अमेरिका जैसे ऑस्ट्रेलिया, अन्य देश जिसके ऊपर कोलंबस का कब्जा था और आदिवासियों की नरसंहार हत्या जो है करने के बाद में पूरी दुनिया के आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन के ऊपर जो है वो राज कर लिए। तो उनकी ताकत थी। इसीलिए 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ की जो मानवाधिकार टीम थी, उन्होंने पूरी दुनिया का सर्वे करने का निर्णय लिया, और निर्णय लेने के बाद में दुनिया भर क्या जो समस्या थी आदिवासियों की, वो समस्या को जानने के बाद में 1992 में साम्राज्यवादी ताकत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने जाकर जो है अपनी ताकत दिखा रहा था, और कह रहा था कि जो है कोलंबस दिवस मनाना चाहिए, बात रखी थी। और उसमें जो है अमेरिका और स्पेन, 2 देशों ने अपने आप को जो है कोलंबस दिवस मनाने की घोषणा कर दी थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषणा नहीं की। बाद में जब 1993 में हमारे देश के प्रतिनिधि, सरकारी प्रतिनिधि जयंत प्रसाद ने संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर एक हलफनामा, सरकारी हलफनामा पेश किया। उस हलफनामे में ये कहा कि जब बात चल रही थी कि एक तरफ कोलंबस दिवस होना चाहिए और दूसरे तरफ आदिवासी दिवस होना चाहिए, तब जो है जयंत प्रसाद ने 1993 में जाकर कहा कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं, इसलिए हम भी कोलंबस का समर्थन करते हैं और आदिवासी दिवस का विरोध करते हैं। तो ये बात जो है भारत के आदिवासियों को पता चला कि भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ में हलफनामा पेश करके ये बात कहती है कि भारत में आदिवासी नहीं। तब जाके देश भर के आदिवासियों ने
ये तय किया कि हम लोग भी सरकार के विरुद्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ की अगली बैठक में जाएंगे और हम प्रूव करके दिखाएंगे कि हम भारत के निवासी हैं और भारत में आदिवासी रहते हैं और उन आदिवासियों के ऊपर सरकार का दमन कैसा चल रहा है, ये बात जो है बोलने के लिए हम भी जाएंगे। तो उसको लेकर जो है पूरे देश में चर्चाएं चली, अलग अलग इलाकों में बैठकें हुई और बैठक होने के बाद में मध्य भारत से मुझे भी चुना गया कि गजानन भी संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर जो है आदिवासी की बात रखेंगे। तब मैं जुलाई 1994 को हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ में गए और जाने के बाद में हमारे साथ में उस समय चक्रवर्ती करके सरकारी प्रतिनिधि थे। तो हमने अपनी बात रखी, हमने कहा कि हम भारत के आदिवासी हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा भारत सरकार के हलफनामा ये बताता है कि भारत में आदिवासी नहीं है और ये जो आए हैं ये पाकिस्तान के दलाल है, भारत सरकार के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए आए। तो हमने जो है कहा कि इनके पूर्व साथी ने कहा, इन्होंने कहा आपने सुन लिया, लेकिन हमको प्रूफ करने का अवसर दिया जाए कि हम आदिवासी भारत के ही है। तब जो है मैंने जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की अध्यक्ष, उस समय अध्यक्ष थी, उनको कहा माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं अपना प्रूफ पेश करना चाहता हूं, आप मेरे प्रूफ को स्वीकार करें। तो जो जाति और मूल निवासी का प्रमाण पत्र सरकार के प्रतिनिधि देते हैं, तो मैंने जो है मेरा जाति और मूल निवासी का प्रमाण पत्र अध्यक्ष महोदया को दिया और उनको कहा कि ये जो हमारे भारत के प्रतिनिधि आए हैं उनसे हिंदी वाला आप अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करके सुनिए। तब मेरा जो प्रमाण पत्र था अध्यक्ष महोदय के सामने ये चक्रवर्ती ने अनुवाद करके जो है अध्यक्ष महोदय को बताया। तो उस प्रमाण पत्र में ये लिखा था कि नाम गजानन प्रताप सिंह, जाति आदिवासी बारेला, निवासी चाटली, तहसील सेंधवा, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश, इंडिया। तो सरकारी प्रूफ मैंने अध्यक्ष महोदय को दिया कि मैं भारत का निवासी हूं, ये सरकारी प्रतिनिधि बताता। दूसरी बात मैंने कहा कि भारत से आया हूं और भारत सरकार और दूसरे लोग जो आदिवासी नहीं हैं वो आदिवासियों के ऊपर कितना अन्याय किया है, कितनी बार अन्याय अत्याचार किया है, मैं नहीं बोलता, ये भारत सरकार की रिपोर्ट बोलती है। जो भारत सरकार ने समितियां गठित की थी, जिसमें जो है रायबर्मन समिति, एल्विन समिति, ढेवर समिति, अनुसूचित जाति जनजाति समिति, भारत सरकार ने ये समितियां गठित करी है। इन समितियों की रिपोर्ट जो है भारत सरकार के पास में आई है। ये रिपोर्ट बोलती है कि आदिवासियों के साथ में तरह तरह का अन्याय हो रहा है। तो ये बात मैं भारत के आदिवासी का प्रतिनिधित्व करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ में जुलाई में रखा था। अंत में जो है ये बात भी मैं कहा था कि आदिवासियों की संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, अस्मिता के ऊपर भी जो है सरकार और गैर सरकारी लोगों ने जो है उसको खत्म करने के लिए जो है साजिश रची है। और चाहे वो दिखाकर हो या पीछे से हो, लेकिन जो है कहीं न कहीं रूप से आदिवासी के देवी देवता के ऊपर आक्रमण हो रहा है, आदिवासी की संस्कृति के ऊपर आक्रमण हो रहा है और आदिवासी मत के पैसे से हो रहा है या सरकारी पैसों से हो रहा है। जैसे मैं आपको उदाहरण बता दूं
भीलट बाबा पे अभी बड़ा मेला लगा। ये भीलट देव जो है, ये बोलते हैं कि जो है हिंदू का देव है। हम बोलते कि हमारे जो पूर्वज बड़वे सीखते थे, अगर बड़वा आधा अधूरा रह जाता था तो वो भीलट बाबा के यहाँ ले जाते थे, तो बेड़ा चढ़ते चढ़ते उसको बाहर आ जाता था। तो वो देव हमारा था, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं तरीके से जो है हमारे देव पे कब्जा कर लिया। दूसरा, सेंधवा के पास में बीजासन माता मंदिर है। अभी वो बीजासनी माता थी, उसके ऊपर आदिवासी जो है पूजा करता था, लेकिन आज जो है सरकार की ताकत से, सरकार जो है अपने पैसे से आदिवासी के देव के ऊपर आक्रमण करके हिंदुत्व का कब्जा कर लिया। तो ये अभी की बात नहीं है साथियों, ये बात जो है मैं बताना चाहता हूं आपको कि जिस प्रकार से हमको सरकार जो है अभी जनजाति बोलती है, दूसरे लोग, कोई बोलता है गिरिजन लोग है, कोई बोलता है वनवासी लोग है, लेकिन अगर आप देखेंगे हमको जो है कुछ लोग हिंदू बोलते हैं, तो हम ये बोल रहे हैं कि हम ना हिंदू है, ना गिरिजन है, ना वनवासी है, ना अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। हम तो धर्मपूर्वी लोग हैं। धर्मपूर्वी लोग मतलब इस देश में जब आर्य आया, आर्य आने के बाद में यहां पर वर्ण व्यवस्था बनाई, और वर्ण व्यवस्था बनने के बाद में 4 वर्ण बने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मुझे आप बताओ, कहां है आदिवासी, कहां है अनुसूचित जनजाति? वर्ण व्यवस्था में तो हम कहीं से कहीं तक आते नहीं। तो हम हिंदू कैसे हुए? हम तो जो है इस धरती के मूल मालिक है। मूल मालिकों के संसाधन के ऊपर तुम लोगों ने कानूनी रूप से, गैर कानूनी रूप से कब्जा करने के बाद में हमारी संस्कृति को जो है खत्म कर दिया, तुच्छ बताकर खत्म किया, खराब बताकर खत्म किया, देव हमारे अच्छे नहीं हैं करके खत्म किया, या तो देवों के आकार अच्छे नहीं हैं करके खत्म किया। आपने कभी इतिहास के बारे में सुना होगा, जैसे जो है यहाँ पर भी जो है टंट्या मामा, भीमा नायक, खाजा नायक, अनेकों जो है क्रांतिकारियों के फोटो हम लगा लिए। लेकिन इसके पहले का भी इतिहास अगर पढ़ेंगे तो वो लिखित में नहीं है, ये कुछ तो लिखित में था, लेकिन जो अलिखित इतिहास है तो वो हमारे गांव के पारंपरिक बड़वे होते हैं, पारंपरिक गायन होते हैं, वो गायन गाते हैं, वो जो है लाते हैं भूरिया डोंगर, रेलिया रेत का जो है मैदान। भूरिया डोंगर में जो है हमारा भीलट रहता था, सुडव रहता था, वही हमारी कपना गाय थी। भीलट को उन्होंने जो है शंकर बना दिया, सुडव को उन्होंने और कुछ बना दिया, कपना गाय को जो है नंदी बना दिया। तो वहीं से हमारे संस्कृति, हमारे देवी देवताओं के ऊपर आक्रमण करते करते हमारा अस्तित्व को खत्म करने के बाद में हमारे पास में जो संसाधन है उनको छीनने का काम हमारे देश की सरकार कर रही है। इसीलिए साथियों कि हम लोग जो है पिछली बार जैसे जो है मैं संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक जिनेवा में गया था, उसके बाद में भी एक ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंग्लैंड ने एक प्रस्ताव लाया था भारत सरकार के सामने और संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने। उन्होंने कहा था कि भारत में अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां हैं, औषधियां हैं, उसका पेटेंट होना चाहिए। तो पेटेंट करने के लिए भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने ब्राजील में एक सम्मेलन किया था, ब्राजील के कुटिबा शहर में। तो वहां पर भी हम लोग 1996 में जाकर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया
और अनेक देशों के सामने अपनी बात रखी कि भारत में जंगल में या भारत की जमीन पर मिलने वाली जो औषधियां हैं, अगर उन औषधियों का जो है पेटेंट हो जाता है तो भारत के आदिवासी के ऊपर जो है पहाड़ टूट पड़ेगा। क्योंकि आदिवासी गरीब है, जंगल में रहता है, सुदूर इलाके में रहता है, रास्ता नहीं है। आज भी आप व्हाट्सएप फेसबुक पे देखते हैं झोली में डाल के बीमार को ले जा रहे 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर। आदिवासी की तो ये स्थिति है, लेकिन अन्य लोग भी जो है मर जाता तो एम्बुलेंस नहीं है, रास्ता नहीं है, मोटरसाइकिल पे बांध के ले जाते हैं। तो ये स्थिति भारत के लोगों के साथ में है। अगर ये औषधियों का पेटेंट हो जाता है तो क्या पेटेंट होने के बाद में हम हमारी बीमारी का इलाज हमारे गांव में कर सकते हैं, जो आज कर रहे हैं? अरे कुछ लग जाता है खेत में तो वो एक खड़ हम बोलते हैं, तो उसको जो है रगड़ लेते, उसका रस निकाल लेते, लगा देते, जो है खून बंद हो जाता है और घाव भी जो है भर जाता है। ऐसे अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां हमारे जंगल और जमीन पर है। उन जंगल जमीन पर जड़ी बूटियां का पेटेंट होने वाला था, तो उसको भी जाके हम लोगों ने जो है रुकवाया। तो साथियों, मैं ये कहना चाह रहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जाके हम लोगों ने जिस प्रकार से अपनी बात रखी है, तो उस कारण से जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाने की घोषणा 1994 में हमारे आज जाने के बाद में जो है वापस आने के बाद में अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ ने कर दिया। तो अभी जो है सरकार जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव पास होने के बाद में भी आज तक जो है उस प्रस्ताव के ऊपर भारत सरकार ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो ये दुख की बात है। और हमारे जनप्रतिनिधि लोग जिनको ये जिम्मेदारी है वो नहीं करते हैं, और उल्टा जो है वो बोल रहे हैं कि ये आदिवासी को 9 अगस्त जो है आदिवासी को जो है भ्रमित करने के लिए ये आदिवासी कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ठीक है, आने वाला समय उनको बताएगा, लेकिन आगे हमको जो है क्या करना है। तो मैं विशेष करके हमारे गांव में ही एक कार्यक्रम छोड़ के आया हूं, और गजानन मुजाल्दे साहब और उनकी टीम ने घर जाकर निमंत्रण दिया था। तो मैं ये समझा कि गांव का कार्यक्रम तो मैं कभी भी कर लूँगा, लेकिन ठिकरी जाना मुझे जरूरी है, करके मैं आया हूँ। तो साथियों, दूसरी बात ये है कि जिस प्रकार से आदिवासी इस देश का मूल निवासी है, लेकिन आदिवासी खुद को कहने में डरता है कि मैं आदिवासी हूं। खुद आदिवासी होकर अपना पहनावे को जो है पहनना अच्छा नहीं समझता है, अपनी संस्कृति को अपनाना अच्छा नहीं समझता है, अपनी भाषा जो मातृभाषा है उसको बोलना अच्छा नहीं समझता है। इसीलिए दूसरे लोगों को हमको तोड़ने के लिए, हमको खत्म करने के लिए ये अच्छा एक रास्ता है कि तुम बताओ कि तुम आदिवासी हो या जनजाति हो, आदिवासी हो या वनवासी हो, आदिवासी हो या गिरिजन संघ। तो आदिवासी की परिभाषा क्या, किसको कहेंगे आदिवासी? क्योंकि हम सब भूल गए, हमारे पूर्वज हमको बता के नहीं गए। तो हमको आदिवासी बनना है तो मातृभाषा में बात करना पड़ेगा। स्कूल में जितनी भी शिक्षा हमको दी जा रही है वो शिक्षा हमारी मातृभाषा में होनी चाहिए। शहर वाला बच्चा जो उसकी मातृभाषा हिंदी है, तो मातृभाषा में शुरू से स्कूल में पढ़ने जाता तो मास्टर उस हिंदी में पढ़ाता है, तो वो तुरंत जो है पढ़ने के लिए जो है भावुक होता है और उसकी भाषा, मास्टर की भाषा को जल्दी कैच करता है। तो हमारे बच्चे से जो है वो कई गुना आगे चले जाता है। और हमारा गांव का बच्चा जो
बारेली, भिलाली या भिली भाषा उसकी मातृभाषा है, तो वो हिंदी में मास्टर पढ़ाता है तो 5 साल तक मास्टर का मुंह देखता रहता है। तो जिस समय उस बच्चे का सरकार का ये कहना है कि बच्चों का बौद्धिक विकास 6 साल से 18 साल के बीच में होगा, तो 6 साल से 18 साल में जिस समय बच्चे का बौद्धिक विकास होना चाहिए, उस समय हमारी सरकार बोल रही है कि प्राथमिक शिक्षा पहली से लगाकर जो है अंग्रेजी शुरू कर दो। अरे हमको तो हिंदी समझ में नहीं आती, तो अंग्रेजी क्या करेंगे? तो हमारा बच्चा कैसे करेगा अंग्रेजी? तो सरकार बोल रही है कि अंग्रेजी में तुम्हारा बच्चा पढ़ेगा तो सब बच्चे तुम्हारे कलेक्टर बन जाएंगे। कैसे बनेंगे कलेक्टर? भाई हमको तो हमारी मातृभाषा में पढ़ाई करने के लिए बोलो, हम तुरंत जो है जल्दी गैर आदिवासी के बच्चे से अच्छा पढ़ाई करेंगे। दूसरा, हमारी जो है ख्वाजा नाइक के बारे में पढ़ाई कराओ, हमारा इतिहास बताओ, टंट्या मामा के बारे में, बिरसा मुंडा के बारे में, हमारी जो है संस्कृति के बारे में बताओ, पानी के अंदर क्या रहता है, जमीन के नीचे कौन सी फसल पकती, वो पढ़ाओ ना। अब तुम्हारे बच्चे को हम पूछेंगे मूंगफली किधर लगती, तो वो बोलेगा ऊपर लगेगी। भुट्टा कहाँ लगता, तो नीचे लगता। अरे वही चीज हम पढ़ेंगे तो उनके बच्चे से हम आगे नहीं जाएंगे। लेकिन साथियों, दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश में बारी बारी से आक्रमण हुआ। पहले आर्य आया, फिर अंग्रेज आया, फिर मुगल आया, फिर अंग्रेज आया। बारी बारी से आक्रमण हुआ, हम आक्रमण से प्रताड़ित हो गए। और यहां पर जो ख्वाजा नाइक, भीमा नाइक, टंट्या मामा ने अभी 75 साल के आजादी के पहले जिस प्रकार से इन्होंने आजादी लाने के लिए जो है अंग्रेजों के साथ में लड़ाई करी थी, उस लड़ाई के बाद में अंग्रेजों को इतना पछाड़ा, इतना मारा कि भारत के इतिहास में 1857 की क्रांति लिखाई गई। 1857 की क्रांति हम सब पढ़े लिखे हैं। 1857 की क्रांति में जो है क्या लिखा है? 1857 की क्रांति में लिखा है कि 1857 की क्रांति में खून की नदियां बही थी। मैं आपको पूछता हूं कि 1857 की क्रांति में खून की नदियां बही थी, तो वो नदी कहां थी? उस नदी में खून किसका था? क्या नदी दिल्ली में है? क्या नदी भोपाल में है? क्या नदी इंदौर में है? अरे भोपाल में गंदी नाली है, दिल्ली में गंदी नाली है, इंदौर में गंदी नाली है। नदी तो हमारे पास में है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के चारों तरफ तो आदिवासी है, तो नर्मदा में खून बहेगा तो क्या दिल्ली वाले का बहेगा? भोपाल वाले का बहेगा? अरे वो खून हमारा था। लेकिन जो इतिहासकार हमारे बारे में लिखना था, वो इतिहासकार हमारे नहीं थे। वो इतिहासकार स्वर्ण जाति के लोग थे, ऊंची जाति के लोग थे, हमारे को लूटने वाले लोग थे। इसीलिए जो है सही बात नहीं लिखी। दूसरी बात साथियों, खूब जो है हमको पढ़ाया जाता, कक्षा 4 से लगातार पढ़ाया जाता है कि खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी हो। पढ़े हम सब, तो खूब लड़ी मर्दानी, वो झांसी वाली रानी थी। अरे झांसी वाली तो अपने लिए लड़ी थी, अपने राज्य को बचाने के लिए। कभी पढ़ाया? खूब लड़ा भीमा नाइक, खूब लड़ा टंट्या मामा, खूब लड़ा ख्वाजा नाइक। कभी पढ़ाया? अरे 25 साल पहले तक ख्वाजा को डाकू, भीमा को डाकू, टंट्या को डाकू कहते थे। लेकिन हम लोगों ने जोर जोर से चिल्लाया, हम लोगों ने उनको जो है पुराना इतिहास को खोजा, यहाँ नहीं मिला। कुछ लोगों का लंदन से बुलाया कि कैसा अंग्रेजों ने इनके साथ में अन्याय किया था, ये लोग क्यों लड़ रहे थे। अरे झांसी की रानी अपने राज्य को बचाने के लिए लड़ रही थी, और ये लोग, इनका कोई राज्य था? नहीं था। ये लोग
हमारे समाज को बचाने के लिए लड़ रहे थे, हमारे देश को बचाने के लिए लड़ रहे थे। तो वो इनके वंशज है हम लोग, जिन लोगों ने अपने समाज के लिए जान दिया है, अपने देश के लिए कुर्बान हुए हैं, इनके लिए हम लोग लड़े थे। तो ये हमारे शहीद है, ये हमारे क्रांतिकारी है, इनके ही रास्ते पे हम लोगों को आगे जाना है। तो हम लोगों ने इतिहास खोजकर जिस प्रकार से बड़वानी कॉलेज का नाम शील कॉलेज रख दिया था सरकार ने, लेकिन हम लोगों ने लगातार आंदोलन किया, जिले में बार बार आंदोलन किया और सरकार को मजबूर कर दिया। इसीलिए बड़वानी कॉलेज का नाम भीमा नायक कॉलेज रख दिया। और आगे हमारी मांग है कि सेंधवा कॉलेज का नाम ख्वाजा नायक कॉलेज का नामकरण होना चाहिए, सिरपुर कॉलेज का नाम ख्वाजा नायक कॉलेज का नाम होना चाहिए, पानसेमल कॉलेज का नाम रुमालिया नायक कॉलेज का नाम होना चाहिए और राजपुर कॉलेज का नाम बिरजू नायक कॉलेज के नाम से होना चाहिए। साथ साथ में इस इलाके में जो आदिवासी इलाका है, तो इस इलाके में उनका ही इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए, जो इस इलाके में आंदोलन करके इस इलाके को आजाद किया है, इस देश को आजाद किया है, उन लोगों को ही इन इलाके में जो है शिक्षा पाठ्यक्रम में जोड़कर जो है हमारे विद्यार्थियों को पढ़ा के उनके सिद्धांतों पे, उनके रास्ते पे अधिकार लेने की लड़ाई करना सिखाना चाहिए। तो साथियों, इस प्रकार से हम लोग लड़के जिले का करवा दिया, अभी अन्य जगहों पर भी हमारे क्रांतिकारियों का नामकरण करवा रहे हैं और अलग अलग जगह में मूर्ति स्थापना करवा रहे हैं, क्योंकि अन्य लोग जो है अपना मूर्ति स्थापना या अपने नाम से जो है स्मारक या कॉलेज का नामकरण करवा रहे हैं। तो साथियों, जिस प्रकार से ये लड़े थे 1857 की क्रांति में, उसी प्रकार से इनके रास्ते पे चलते हुए आप सब लड़े हैं, आप सब लड़ रहे हैं, आप सब ने लड़ा। तो इस इलाके में भारत सरकार के ऊपर दबाव बनाया आपने, भारत सरकार के साथ में आपने लड़ा है और भारत सरकार को आपने डराकर अनुसूचित जिले में पैसा एक्ट को लागू करवाया है। हमारे बड़वानी जिला अनुसूचित जिला है, अनुसूचित जिला में पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम लागू हुआ 1996 में। क्या कहता है पैसा कानून? बहुत से मेरे साथी लोग जब रैली निकलती है तो वो 3 ग्राम सभा की बात करते हैं, एक तो रूढ़िगत, एक पारंपरिक ग्राम सभा और एक सरकारी ग्राम सभा। तो मैं सरकारी ग्राम सभा की बात कर रहा हूं। क्या कह रही है सरकारी ग्राम सभा? सरकारी ग्राम सभा ये कह रही है कि तुम्हारे पारंपरिक सीमा के अंदर, तुम्हारे गांव की पारंपरिक सीमा के अंदर आने वाला सामुदायिक संसाधन जल, जंगल और जमीन के ऊपर तुम्हारी ग्राम सभा का नियंत्रण होगा। उसमें सरकार का नियंत्रण खत्म, आपका नियंत्रण होगा। ये पैसा कानून बोल। दूसरा, आपका जो है गांव के अंदर आबकारी के ऊपर नियंत्रण, शराब के ऊपर नियंत्रण। आपके गांव के सीमा के अंदर दारू बेचना है कि नहीं बेचना है, दारू बनाना है नहीं बनाना है, तो दारू के ऊपर या आबकारी के ऊपर आपके गांव का नियंत्रण हो गया। तो पहला जो है जंगल के ऊपर नियंत्रण, जमीन के ऊपर, पानी के ऊपर। तो जंगल के ऊपर नियंत्रण मतलब फॉरेस्ट आपके गांव से हट गया। पानी के ऊपर नियंत्रण मतलब सिंचाई विभाग आपकी अनुमति के बगैर आपके गांव में कुछ नहीं कर सकता। जमीन के ऊपर आपका नियंत्रण मतलब पटवारी आपके बिना कुछ नहीं कर सकता, उसके ऊपर नियंत्रण आपका है। तो पटवारी गया
फॉरेस्ट गया, सिंचाई विभाग गया, आबकारी विभाग गया, पुलिस विभाग का काम आता। हमारे गांव में आए दिन छोटे मोटे विवाद होते हैं, तो विवाद निपटाने का भी अधिकार आपके गांव की ग्राम सभा को है। क्या कहा है कि डकैती और हत्या को छोड़कर सभी फौजदारी और दीवानी मामले को निपटाने का अधिकार आपकी ग्राम सभा को है। तो आपकी ग्राम सभा एक न्यायालय भी हो गई है, बिना न्यायालय से भी आपको विवाद निपटाने का अधिकार दे दिया। अगर जो है विवाद निपटाने में कोई पक्ष नहीं आपकी बात सुनता है, आपकी ग्राम सभा की बात नहीं सुनता है, तो वो अपील में जा सकता है, लेकिन छोटे मोटे अधिकारी या कोर्ट में नहीं, सीधा वो जिला कोर्ट में जाकर अपील कर सकता है। ये प्रावधान उसी के साथ में साथियों कि आपके गांव में लेन देन भी होता है। कोई सेठ लेन देन करता है, साहूकार लेन देन करता है, कोई दुकानदार लेन देन करता है, या बैंक के लोग, सरकारी बैंक के लोग लेन देन करते हैं। तो कर्जे के ऊपर नियंत्रण करने की ताकत भी आपकी ग्राम सभा के पास में है। क्या आपके गांव में कोई कर्जा देता है, वसूली करता है, तो कर्जा देने के पहले ग्राम सभा से सहमति और वसूली करने के पहले ग्राम सभा से सहमति लेना अनिवार्य है। तीसरा साथियों कि जिस प्रकार से हमारे गांव में अगर जो है विवाद होता है, चाहे वो विवाद सेड़े का हो, लड़की का हो, या अन्य जो है किसी दूसरी चीज का हो, तो विवाद का निराकरण करते समय आपको जो है एक टीम बनाना है, जो जिस प्रकार से 6ठी अनुसूची के पैटर्न पर धारा 4 के तहत जिले में जिला स्वायत्त परिषद का गठन करके जिले में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का गठन करना है। उसी प्रकार से गांव में भी न्यायपालिका का गठन होगा और आपको जो है सरकारी रूप में जो है आपको ये अधिकार मिलेगा कि आप जो है विवाद का निपटारा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अनेक अधिकार हमारे गांव को मिला है। दूसरा साथियों, जिस प्रकार से अभी गैर आदिवासियों का या सरकार का आदिवासी की जमीन के ऊपर और जंगल के ऊपर आक्रमण हो रहा है, तो उसमें भी आपकी जो है ग्राम सभा को ये पावर मिला है कि आपको एक तो बेजा कब्जा वापस दिलवाने का, और दूसरा जो है आदिवासी की जमीन कोई भी गैर आदिवासी नहीं ले सकता। अगर लेना है तो उस गांव की ग्राम सभा से परमिशन लेना पड़ेगी। जैसे उदाहरण के लिए कोई गैर आदिवासी हो या सरकार भी कोई योजना और परियोजना के लिए आदिवासी गांव में, आदिवासी इलाके में आदिवासी की जमीन अगर सरकार या कोई कंपनी को लेना है, तो उस गांव की जमीन लेने के पूर्व उस गांव से सहमति लेना अनिवार्य होगा। तो इस प्रकार से साथियों पैसा कानून आप सब लड़कर जो है लाए हैं, तो इस कानून को अभी पालन करवाना है। लेकिन बड़े दुख के साथ में ये कहने में आता है कि केंद्र सरकार ने आदिवासी के दबाव में 1996 में ये कानून बनाया, लेकिन 96 के बाद में आज तक मध्य प्रदेश सरकार ने 26 साल हो गए, आज तक जो है उसके नियम नहीं बनाए। दूसरी बात साथियों कि यहाँ पर पैसा आने के पहले और 5वीं अनुसूची आने के पहले यहाँ पर जो है जो गैर इलाके में कानून लागू होता है वही कानून यहाँ पर लागू है। तो हमारा बड़वानी जिला 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आने के बाद में और पैसा कानून लागू होने के बाद में हमारे जिले में जिस प्रकार से जो गैर जिले में जो गैर आदिवासी इलाके में लगने वाले कानून
126 कानून जो हमारे ऊपर दूसरे जिले में लागू होना चाहिए, जो 126 कानून हमारे यहाँ पर व्यर्थ चल रहे हैं, चाहे पुलिस का कानून हो, राजस्व का कानून हो, फॉरेस्ट का कानून हो, अनेक प्रकार के जो कानून 126 कानून हमारे इलाके में चल रहे हैं, उनको भी सरकार ने अभी तक वापस नहीं किया। इसीलिए हमारे इलाके में, हमारे जिले में यहाँ पर जो है 5वीं अनुसूची पूर्ण रूप से अमल में नहीं है और पेशा भी जो है पूर्ण रूप से अमल में नहीं लाया गया है। तो साथियों, मैं आप सबसे ये आशा और विश्वास करूंगा कि आप जो है जरूर ये पेशा के ऊपर विशेष ध्यान करके आगे जो है कैसे जो है इस कानून और नियम को लागू करवाने की लड़ाई हम साथ में मिलके लड़ेंगे। और हमारे गांव में हमारे राज की जो कल्पना हमने तो की है, लेकिन हमारे पहले भी साथी ने या हमारे देश के पूर्व प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पंचशील सिद्धांत में भी ये आदिवासियों के लिए पंचशील सिद्धांत बने हैं, वो भी लागू करवाना। और दूसरा जो है हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो ग्राम स्वराज का सपना था, तो उनके सपने को भी पूरा करना है। और उसी के साथ में टंट्या मामा, भीमा नायक, खाजा नायक, बिरसा मुंडा, ये इनके भी सपने हैं। देश आजाद करने में अपना बलिदान दिया है और देश आजाद होने के बाद में इनके बेटे, मतलब हम और या आने वाली पीढ़ी, हमारे बेटे कैसे जो है सम्मान से, दूसरे लोगों जैसे सम्मान से जिंदगी जिए, इज्जत से जो है वो अपनी 2 टाइम की रोटी खाए और दूसरों के बरोबर जो है शिक्षित रूप से, पैसों के रूप से, आर्थिक रूप से, बौद्धिक रूप से कैसे उनके बरोबर आए। यही जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का भी उद्देश्य है, यही हमारे देश के पूर्व जो है क्रांतिकारियों का उद्देश्य है, यही हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपिता की भी जो है यही इच्छा है। तो हम सब मिलके इनके मार्गदर्शन पर चलकर आगे जो है आने वाली पीढ़ी के लिए जो है हम लोग संघर्ष करें और नई आजादी के लिए हम लड़ाई करें। इन्हीं 2 शब्दों के साथ में मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आयोजक समिति को और आप